बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि आज 11 जून है और 11 जून जो है वो स्पोर्ट्स में हमेशा जो है वो तारीखी अहमियत का हामिल हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि आज से फीफा वर्ल्ड कप का आगाज 3 मुख्तलिफ ममालिक में हो गया है। जी हाँ, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जिसकी रौनकें जो है वो सज चुकी हैं और पाकिस्तान में जहां पे इस वक्त फुटबॉल में पाकिस्तान की टीम दूर दूर तक फीफा वर्ल्ड कप में नजर आने के कोई इम्कानात नहीं है, वहां भी जो है फीफा वर्ल्ड कप को बड़े जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। और जहां जहां फुटबॉल के दीवाने और फुटबॉल के बतवाले रहते हैं वहां पे एक फेस्टिविटी का, एक जश्न का सा समा है। इसके हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। बलूचिस्तान में गडानी का साहिल भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 से रंग गया। राशिदी आर्ट्स गिडानी के 6 आर्टिस्टों ने साहिल को अपना कैनवस बनाया और रेत पर फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी का अक्स बनाया। नौजवानों ने पूरी दुनिया के फुटबॉल लवर्स को साहिल पर नक्श की गई ट्रॉफी का शाहकार ट्रिब्यूट किया। सैंड आर्टिस्ट समीर शौकत का कहना है कि वो 4 साल से फीफा वर्ल्ड कप 2026 का इंतजार कर रहे थे। 4 साल के बाद ये फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है। हमेशा की तरह मैं अपना आर्ट बनाता हूँ, तो इस बार मैंने फीफा वर्ल्ड कप का सैंड आर्ट पोर्ट्रेट बनाया। हम 4 साल से इस लम्हे का मुंतजर हैं, इसी वजह से तो आज हमने फीफा वर्ल्ड कप का एक सैंड आर्ट लोगो बनाया जिसमें हमने अपना आर्ट के जरिए अपना मोहब्बत पेश किया। बलूचिस्तान में नौजवानों के साथ बच्चे भी फुटबॉल लवर्स हैं। हर बच्चा अपनी पसंदीदा टीम को सपोर्ट कर रहा है। सैंड आर्टिस्ट की ख्वाहिश है कि इनके बनाए गए फीफा फुटबॉल की ट्रॉफी के शाहकार को फीफा ई पेज पर अपलोड करके बलूचिस्तान के आर्टिस्टों को प्रमोट करे। बुशरा कमर, जीटीवी न्यूज, गिडानी। तो जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा आप अपडेट्स जी स्पोर्ट्स में सवाल से देखते रहेंगे। हमारे जो फुटबॉल एनालिस्ट हैं उनके तबसरे और तज्ज़े भी आप जो है वो इसमें मुलाहिज़ा और समात फरमाते रहेंगे। लेकिन साथ साथ आज एक और भी इवेंट का आगाज़ हुआ और वो इवेंट वो है कि जिसे दुनिया का बुलंद तरीन प्ले ग्राउंड कहा जाता है। जी हाँ, शंदूर मेला, जहाँ पे शंदूर में जो पोलो टूर्नामेंट है वो पूरी आबोताब के साथ कई सालों से मुसलसल खेला जा रहा है। और ये वो इवेंट है कि जो अपने ज़ात में खुद एक त्यौहार की हैसियत रखता है। इस हवाले से भी हम आपको गाहे बगाहे अपडेट जी स्पोर्ट्स में देते रहेंगे, क्योंकि जी स्पोर्ट्स ये पाकिस्तान का वाहिद स्पोर्ट्स शो होगा जिसमें क्रिकेट के अलावा हम दीगर खेलों को भी शामिल करते हैं और दीगर खेलों के जो ये फूल हैं वो इसको मिलकर एक गुलदस्ते की शक्ल देते हैं। आज और भी हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को शिकस्त देकर 74 साल बाद फुटबॉल का इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीत लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की डायमंड जुबली टूर्नामेंट में तारीखी फतह पर कौमी फुटबॉल टीम को मुबारकबाद। सदर PFF मोहसिन गिलानी का खिलाड़ियों के लिए खुसूसी इनाम का ऐलान। दुनिया भर के फुटबॉल शायकीन का इंतजार खत्म। फुटबॉल वर्ल्ड कप का रंगारंग मेला आज से सजेगा। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मेजबान। शायकीन की नजरें अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर जम गई। फीफा वर्ल्ड कप में मेड इन पाकिस्तान फुटबॉल की धूम। बलूचिस्तान में भी फीफा वर्ल्ड कप का बुखार। गडानी के नौजवानों का फुटबॉल से मोहब्बत का अनोखा अंदाज। रेत पर वर्ल्ड कप की शानदार ट्रॉफी बनाई। शायकीन तो शायकीन, सियासतदान भी फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए पुरजोश। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अवाम को कहा कि लियारी इंटरनेशनल ग्राउंड में आएं और तमाम मैचेस को एंजॉय करें। ICC ने वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तारीखों का ऐलान कर दिया। मेगा इवेंट आइंदा साल 4 अक्टूबर से जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। रिटायर्ड खिलाड़ियों और सपोर्टिंग स्टाफ की टीम को जरूरत होती है। मौका मिले तो किसी भी हैसियत में पाकिस्तान की खिदमत के लिए तैयार हूँ, यूनुस खान। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान विमेंस टीम बर्मिंघम पहुंच गई। कौमी टीम अपना पहला मैच 14 जून को इंडिया के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान विमेंस टीम मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़्म है। सेमीफाइनल तक रसाई पाकिस्तान विमेंस टीम का हकीकत पसंदाना हदफ है। वहाब रियाज। दुनिया के बुलंद तरीन ग्राउंड शंदूर पर पोलो फेस्टिवल का आगाज हो गया। प्रो हॉकी लीग में शिरकत के लिए पाकिस्तानी टीम ब्रसल्स पहुंच गई। पेशावर में जारी जूनियर नेशनल चैंपियनशिप्स इख्तिताम पजीर हो गई। खैबर पख्तूनख्वा ने 6 में से 4 टाइटल्स जीतकर तारीख रकम कर दी।
जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि 11 जून जो है वो आज के बाद बड़ी तारीखी अहमियत का हामिल हो जाएगा, लेकिन 11 जून की अभी भी बड़ी अफादियत है, क्योंकि 11 जून को पाकिस्तान के ज़बरदस्त लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद साहब का टेस्ट डेब्यू हुआ था। 12 जून को जावेद भाई अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन चूंकि 12 जून को हमारा शो होता नहीं है, इसलिए आज ही हम उनको इन एडवांस सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। पाकिस्तान के वो खिलाड़ी के जिन पे हमेशा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जहां जहां क्रिकेट खेली जाती है उन पे हमेशा फख्र किया जाता रहेगा। 11 जून को जावेद मियांदाद साहब का डेब्यू हुआ और 11 जून को जो है वो अब्दुल कादिर साहब का भी वनडे डेब्यू हुआ, और हम दुआ गो हैं अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से कि अब्दुल कादिर साहब के दर्जात बुलंद हों, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। क्योंकि उन्होंने बड़ी एक टसल लेके जो है उस वक्त जब लेग स्पिनर को वनडे क्रिकेट नहीं खिलाई जाती थी, उन्होंने बड़ी टसल लेके जो है इमरान खान साहब से एक ट्रायल मैच भी हुआ उनका इमरान खान साहब के साथ, जिसमें उन्होंने चैलेंज किया था इमरान खान को कि आप मुझे छक्का लगा के दिखाएं, और अगर आपने छक्का लगा दिया तो मैं आपसे वनडे खेलने की कभी भी बात नहीं करूंगा। और इमरान खान साहब जो है वो उनको छक्का नेट में नहीं लगा सके थे, और इस तरह पे जो है वो अब्दुल कादिर साहब का डेब्यू हुआ। लेकिन आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं जनाब, इन्होंने ना सिर्फ जावेद मियांदाद साहब को अंडर 19 में लीड किया, बल्कि जब इनका टेस्ट डेब्यू हुआ लाहौर में तो उस वक्त जो है वो मियांदाद साहब ही कप्तान थे। और मजे की बात यह है कि अजहर खान साहब जिनका टेस्ट डेब्यू था, उन्होंने भी इस टेस्ट मैच में 14 रन बनाए, मियांदाद साहब ने भी 14 रन बनाए, और बॉलिंग करते हुए भी मियांदाद साहब ने 14 ही रन से दिए। तो हमारे बहुत ही अपने फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और मुख्तलिफ हैसियतों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्व करने वाले अजहर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम अली सलमान, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। अजहर भाई, आपने सुना कि हमने बड़ी तफसील के साथ बताया कि आज 11 जून है, आज जावेद मियांदाद साहब का टेस्ट डेब्यू हुआ, अब्दुल कादिर साहब का डेब्यू हुआ, और अब्दुल कादिर साहब इस तरह वनडे में अपना डेब्यू किया आज ही के दिन, बड़ी एक टसल के साथ उनका डेब्यू हुआ था। फिर आपका दोनों से बड़ा ताल्लुक रहा, पाकिस्तान टीम में भी और साथ साथ हबीब बैंक के हवाले से भी। इन दोनों लेजेंडरी शख्सियात के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो अब्दुल कादिर जो कि हमारे पास मौजूद नहीं है, एक ऐसी शख्सियत थी जिनके बारे में अगर मैं ये जिक्र करूं कि जितना करीब से मैंने उनको देखा है, और जितनी ही एक ऐसे खिलाड़ी को मैंने मुलाजिम होते हुए देखा है, बूम पे जाते हुए देखा है, कि जो कि राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं था बल्कि एक अपनी मिसाल आप रखते थे। उनमें बहुत ज़्यादा जो चीज़ें मुझे नज़र आई वो उनकी विल पावर थी, नेवर डाई एटीट्यूड था। वो हमेशा चैलेंज करके वो क्रिकेट खेलते होते थे। वो हबीब बैंक की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं अली सलमान, वो अनपैरेलल हैं और उसका कोई जवाब नहीं। अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत का जगह दे, करवट जन्नत नसीब करे। मियांदाद साहब के लिए क्या कहेंगे? 11 जून मियांदाद साहब का टेस्ट डेब्यू, 12 जून को मियांदाद साहब की सालगिरह, और आप, मुझे याद है कि अर्ली 70s में जब अंडर 19 टीम गई तो आप उसको लीड कर रहे थे, मियांदाद साहब आपकी कप्तानी में खेले, फिर आपका टेस्ट डेब्यू मियांदाद साहब की कप्तानी में हुआ। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और जावेद मियांदाद के साथ मैंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट जो है वो हबीब बैंक की तरफ से भी और अंडर 19 भी, और हमने टूर भी किया इकट्ठे। और जावेद हैज ऑलवेज बीन अ मेरिकुलस सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर ना, वो हमेशा गिव इन नहीं करते थे, बहुत हिम्मत और बहुत तनदेही के साथ वो अपनी क्रिकेट खेलते थे। और मेरे अपने ख्याल में कि जितना ज़्यादा प्रेशर वो बेयर कर सकते थे, उससे ज़्यादा वो प्रेशर जो है वो अपनी ऑपोजिशन को ना वो ट्रांसफ़र करते थे। और सबसे बड़ी जो उनमें सबसे जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी वो ये थी कि वो कभी गिव अप नहीं करते थे। हमेशा अगर वनडे क्रिकेट हो तो वो अपनी इनिंग्स का आगाज़ 1 या 2 या 3 रन से करते थे, और करते करते एक्युमुलेट करते थे। फिर 50 या 40 के करीब जब जाते थे, जब 50 कर लेते तो आने वाले वो 20-25 बॉलों में ना अपनी जो सेंचुरी है उसको वो एग्जीक्यूट करते थे। आई थिंक जावेद इज ऑल्सो अ वेरी वंडरफुल क्रिकेटर, बहुत खूबसूरत, प्यारे और बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक हैं।
और अल्लाह ताला उनको सेहत और जिंदगी आमीन। हिम्मत ताकत दे, अपने एग्जामान में रखे। बिल्कुल सही। जावेद मियांदाद साहब हमारे लेजेंड हैं, हमारा फ़ख्र है, हमारा सरमाया है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दें और इसी तरह से वो क्रिकेट के हवाले से अपना इनपुट देते रहें। लेकिन अजहर भाई, ये तो सबको ही मालूम था कि आपका डेब्यू मियांदाद साहब की कप्तानी में हुआ, लेकिन ये किसी को शायद ही मालूम हो और बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि आपने उनको अंडर 19 में लीड भी किया जब इंग्लैंड टीम गई और उस टीम में बड़े बड़े प्लेयर शामिल थे, कासिम उमर जैसे प्लेयर भी उस टीम का हिस्सा थे। लेकिन ये भी किसी को नहीं मालूम होगा शायद कि आपने अपने कैरियर का जो आखिरी जो नुमाइंदा मैच खेला है, जिसमें आपने पाकिस्तान सीनियर्स को रिप्रेजेंट किया इंडियन सीनियर्स के खिलाफ, और वो भी लाहौर में, उसमें भी मियांदाद साहब आपके साथ थे, अब्दुल कादिर साहब जिनका आपने जिक्र किया वो भी आपके साथ थे, और अब्दुल कादिर साहब ने इंडियन सीनियर्स के खिलाफ पाकिस्तान सीनियर को रिप्रेजेंट करते हुए 4 विकेटें हासिल की। ये सारी चीजें हम आपको फ्लैशबैक में लेके चले गए। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। एक ऐसा हीरा हमने देखा और एक ऐसा क्रिकेटर था अब्दुल कादिर, जिसको के कोई मेरे अल्फाज जो है वो इतने कम होंगे कि उनकी शख्सियत को बयान नहीं कर सकता। मगर मैं समझता हूँ कि मेरा जो टेस्ट डेब्यू था वो अली सलमान लाहौर में जब मैंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेला ना, तो आपको हैरत होगी कि मैं एज ए नंबर 8 पर मैंने बैटिंग की थी, जबकि मैंने मुल्तान में नंबर 4 पर जाके सेंचुरी स्कोर की थी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान टीम की जो बैटिंग की स्ट्रेंथ थी वो कितनी ज़बरदस्त होगी कि मैं नंबर 8 गया था और उसके बाद इमरान खान जो थे वो बैटिंग के लिए आए थे। तो ये मैं इसलिए आपसे बयान कर रहा हूँ क्योंकि जब आप एज ए बैटर टीम में खेलती हो ना, तो आपका जो सबसे ज़्यादा जो आपको चॉइस होती है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक होती है। उसके बाद फिर ऑलराउंडर आ जाते हैं, या आपके बॉलिंग ऑलराउंडर या बैटिंग ऑलराउंडर आ जाते हैं। तो आई थिंक कि ये एक ऐसा मरहला था जो कि मैं समझता हूँ कि मरहूम तस्लीम आरिफ और मुदस्सिर नज़र ओपनर थे, तो मुदस्सिर नज़र तस्लीम आरिफ आउट हुए तो फिर नाइट वॉचमैन इकबाल कासिम चले गए और फिर मैं जो था वो नंबर 7 की बजाय नंबर 8 पर आ गया। ऑलराइट, उस मैच में 210 रन किए थे मरहूम तस्लीम आरिफ ने, जो एक अरसे तक किसी भी विकेट कीपर का सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग का रिकॉर्ड था, और फिर इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया था एंडी फ्लावर ने जिम्बाब्वे से खेलते हुए। अजहर भाई, हम बात करें मियांदाद साहब के हवाले से, मुझे याद है जब 96 के वर्ल्ड कप में बेंगलोर के क्वार्टर फाइनल में मियांदाद साहब का कैरियर का आखिरी वो मैच था, वनडे मैच था, और उसमें वो रन आउट हुए। अजय जडेजा ने मुझसे गुफ्तगू करते हुए कहा, और एक और हमारे फॉर्मर प्लेयर थे उनके सामने ये कहा कि अगर उस मैच में जावेद भाई को नंबर 3 भेज देते तो इंडिया कभी भी वो मैच नहीं जीत सकता था। 1996 बेंगलोर के क्वार्टर फाइनल की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये वो प्लेयर हैं जावेद भाई जिनसे हर दौर में इंडिया जो है वो थोड़ा सा खौफजदा रहा है। आप तो इनके साथ खेले, क्या आपको भी ऐसा लगा कि इंडिया खौफजदा रहा है मियांदाद साहब से? बिल्कुल ऐसा है, और जावेद में एक जो खूबी थी ना वो ये थी कि जैसा अभी मैंने कहा कि वो इन्हीं को बिल्ड करना जानते थे, और ऑपोजिशन जो होती थी वो हमसे हमेशा खौफजदा होती थी, खाइफ रहती थी, इसलिए कि जब वो इन्हीं को बिल्ड करते थे और जब वो अपने 20-25 रन कर लेते थे तो फिर जावेद को रोकने वाला कोई नहीं होता था। और यही वजह है कि आई थिंक के बिल्कुल इंडिया के जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने ये बात बिल्कुल सही कही कि अगर जावेद को नंबर 3 या 4 पर भेजा जाता तो मे बी के ये स्टोरी जो ये डिफरेंट होती और आपको उस वक्त पाकिस्तान जो टीम है वो जीतती हुई नजर आती। बट मेरा ख्याल है कि जावेद अपना आखिरी मैच खेलने के बाद उन्होंने मेंटली एंड फिजिकली ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो इसके बाद वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ऑलराइट अजहर भाई, ये 11 जून का दिन आज हमने इसको बड़ी तफसील के साथ डिस्कस किया है, और अब चूंकि हमारा आखिरी शायद पाकिस्तान में जितने भी शोज होते हैं उसमें ये जो टाइम है शायद आखिरी स्पोर्ट्स का शो होता है। आप समझते हैं कि जीटीवी की कोशिश और काविश है, जिस तरह से ट्रिब्यूट पेश किया हमने अपने सीनियर प्लेयर्स को, ये शायद किसी भी शो में इस तरह से ट्रिब्यूट पेश नहीं किया गया होगा? मैं अली सलमान आपको बहुत इस चीज से सताइश करता हूँ, बहुत सराहता हूँ कि आपने हमेशा उन खिलाड़ियों का जिक्र किया जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद नहीं है। आपने उनकी बर्थडे हो या उनकी एनिवर्सरी हो या किसी किस्म का भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई कारनामा अंजाम दिया हो, आप हमेशा उनको हाईलाइट करते हैं, अपने जीटीवी के प्रोग्रामों में उनका जिक्र करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये क्रेडिट आपको जाता है, आपकी टीम को जाता है, आपके चैनल को जाता है कि जो उन खिलाड़ियों का जिक्र भी उसी तरह करते हैं
क्योंकि आज के खिलाड़ी पर जिक्र जिस तरह किया जाता है। बिल्कुल ठीक है अजहर भाई, लेकिन थैंक यू सो मच अजहर भाई, लेकिन साथ साथ मेरे जो प्रोड्यूसर है फैजान मुस्तफ़ा नकी, उनकी बड़ी अर्करेजी के साथ को तरतीब देते हैं, तो जितना मुझे क्रेडिट जाता है यकीनी तौर पे इतना फैजान मुस्तफ़ा नकी को भी इसका क्रेडिट जाता है कि बड़े मेहनत के साथ वो इस शो को तरतीब देते हैं और पूरा शो डायरेक्ट और प्रोड्यूस करते हैं। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे अजहर भाई से कुछ अब मौजूदा क्रिकेट की बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं माजी की और बात करेंगे अब कुछ मुस्तकबिल की, क्योंकि पाकिस्तान ने एशियन गेम्स के लिए अपनी टीम को अनाउंस कर दिया है। कल के शो में भी हमने इस टीम को डिस्कस किया था, लेकिन आज अजहर भाई चूंकि सिलेक्शन कमेटी से वाबस्ता रहे हैं और अरसे तक जो है वो पाकिस्तान को नया टैलेंट देने के हवाले से इनका बड़ा नाम और मुकाम है, इनसे डिस्कस करेंगे। पहले टीम देखते हैं एशियन गेम्स के हवाले से कौन सी टीम है जहां साहबजादा फरहान को कप्तान मुकर्रर किया गया है और अब्दुल समद को वाइस कप्तान बनाया गया है। ये आपके सामने टीम है। साहबजादा फरहान कप्तान है, अब्दुल समद, अबरार अहमद दानियाल का इंक्लूजन हुआ, आकिफ जावेद, अली रजा, अरफात मिनास, हैदर अली साथ में उनके मौजूद हैं, हसन नवाज हैं, माज सदाकत हैं और सलमान मिर्जा हैं, साद मसूद हैं, इसके अलावा साइम अयूब, सुफियान मुकीम और उस्मान खान। ये वो टीम है जो एशियन गेम्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगी। अब ये टीम किस हद तक बैलेंस है और किस हद तक ये टीम जो है वो वीक नजर आती है, अजहर भाई से उनका इनपुट हासिल करेंगे। सबसे पहले तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, साहबजादा फरहान तो चलें समझ में आता है कि कप्तान हैं, लेकिन अबरार के होते हुए, साइम के होते हुए, उस्मान के होते हुए अब्दुल समद को वाइस कप्तान बनाना, यह फैसला किस तरह देख रहे हैं? ये प्रॉबेबली मुझे ये फील हो रहा है कि अब्दुल समद को जो वाइस कैप्टन बनाया गया है, अली सलमान, थोड़ी सी हैरत भी मुझे ये हुई है कि इन खिलाड़ियों का जो आपने जिक्र किया अभी, इनकी मौजूदगी में अब्दुल समद को अगर वाइस कैप्टन बनाया तो कोई ना कोई उसमें कोई बैकग्राउंड तो होगी, कोई हकीकत तो होगी, कोई पोशीदा राज तो होंगे। तो आई थिंक जो भी आपने बात की है उसमें आई थिंक इन सबसे पहले जो बंदा जो डिजर्व करता था वो इब्रार अहमद करता था, ही शुड हैव बीन द वाइस कैप्टन। ठीक है, लेकिन और भी इसमें कई पहलू हैं जहां पे तनकीद हो रही है टीम पे कि हैदर अली किस परफॉर्मेंस पे टीम में आए। हैदर अली का पीएसएल आप उठा के देख लें, डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट उठा के देख लें, उससे पहले की परफॉर्मेंस देख लें, हैदर अली किस बुनियाद पर हैं? ये देखिए, फिर वही बात आ जाती है कि आप देखें, ये एशियन गेम जो है ये जापान में होनी है, जापान में क्रिकेट कितनी होती है, वहाँ की पिचेस कैसी है, वहाँ की कंडीशन कैसी है, वहाँ के एनवायरनमेंट्स कैसी हैं, वेदर कैसा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। मगर हैदर अली को अगर आपने टीम में लिया है तो कोई ना कोई तो उसकी वजह होगी, और वो सिलेक्शन कमेटी जो है ना, उनको ये चीज़ बावत करवानी चाहिए, बतानी चाहिए कि जी हैदर अली जो था वो ही हैज़ नॉट बीन अ सक्सेसफुल प्लेयर यू नो इन PSL, तो हमने उसको जो रख रहे हैं उसकी वजह क्या है। तो अगर ये चीज़ वो बावत करवा दें अपना सिलेक्शन कमेटी मीडिया को भी और लोगों को भी, तो ये एक अच्छी चीज़ होगी, इसको छुपाने की क्या जरूरत है। लेकिन आपको लगता है सर इस किस्म के जो फैसले हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट को मजीद पीछे ले जाएंगे? और कोई ना कोई वजह क्या होगी? एक वजह तो मैं बता देता हूं कि जो इन्फ्लुएंस है इस्लामाबाद यूनाइटेड का और जो इन्फ्लुएंस है फैसलाबाद का, वो शायद रीज़न हो सकता है इन दोनों की वाइस कप्तानी के हवाले से और इनकी शमूलियत के हवाले से। आप कह सकते हैं, मगर अली सलमान देखें, जब भी आप कोई चीज़ पिक करते हैं या टीम बनाते हैं ना, तो आप हमेशा उन प्लेयर्स को कंसिडर करते हैं जो कि बड़े आउटस्टैंडिंग किस्म के परफॉर्मर हो। आपने जो टीम का भी नाम लिया है, इसमें बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी हैं जिनका एबिलिटी है, जिनमें एक कन्विक्शन है, जिनमें टेक्निकल नो हाउ है, जो वनडे क्रिकेट या T20 क्रिकेट को में परफॉर्म कर चुके हैं। तो आई थिंक ये देखा जाएगा कि हाँ, फिर मैं आपकी बात को दोहराऊंगा कि जापान में क्रिकेट क्योंकि इस तरह की नहीं होती जिस तरह की दूसरी क्रिकेटिंग नेशन में होती है, तो मे बी कि वहाँ पर एनवायरनमेंट जो है ना वो अपना पार्ट ले, जिसकी वजह से इन्होंने ज्यादातर जो है ना टीम बॉलर्स के ऊपर इंहिसार किया है, और उसमें दो लेकिन सर सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप PSL की परफॉर्मेंस भी देखते हैं, लेट्स सपोज हो सकता है PSL की परफॉर्मेंस देखी हो, क्योंकि डोमेस्टिक T20 में तो हैदर अली भावलपुर से एज ए गेस्ट खेले थे और सिवाय एक आध मैच के किसी मैच में उन्होंने रन नहीं किए। लेकिन अगर डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस PSL की परफॉर्मेंस देखते हैं तो सर
समीर मिनास ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। हम इंडिया में देख रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी को अभी इंडिया ए में शामिल किया गया, एशियन गेम्स में शामिल किया गया, उनको प्रॉपर अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं कि वो शोकेस करें अपने टैलेंट को। यहां पे समीर मिनास ने रन्स कर दिए। समीर मिनास कभी कैंप में मौजूद नहीं होता, कभी उसका टीम में नाम नहीं होता। कामरान गुलाम अगर मिडिल ऑर्डर चाहिए था, कामरान गुलाम में क्या बुराई है, प्रूवन प्लेयर है, अभी डोमेस्टिक टी20 में उसने फाइनल में परफॉर्म किया। फिर शाजेब खान अंडर 19 का प्लेयर है, एबटाबाद से उसने फाइनल में परफॉर्म किया, वो क्यों नहीं है। फिर साथ साथ अगर चले आपने यंगस्टर पे ही जाना था मिडिल ऑर्डर में, तो फरहान यूसुफ बड़ा अच्छा खेला है, जो पाकिस्तान अंडर 19 का कैप्टन है, सबने उसकी तारीफ की है। सर मुझे यहां बैठ के पता है, ये जो पीसीबी में ऐवानों में जो लोग बैठे हैं, पीसीबी के नलकों का पानी पी रहे हैं, उनको नजर नहीं आती ये चीजें। अली सलमान, आपने अपने सवाल में खुद ही बहुत ही खूबसूरत तरीके से जवाब भी दे दिया। समीर मनास, आई थिंक मैंने उसको खेलते हुए देखा है, उसकी मैंने बैटिंग का बड़ा और जो है ना वो एनालाइज भी किया है। मुझे उसमें बहुत एबिलिटी नजर आती है, स्किल नजर आता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन उनका बहुत अच्छा। आई थिंक वो बच्चा ऐसा है कि वो आके जाकर परफॉर्म भी करेगा और उसको जरूर टीम में होना चाहिए था। और समीर अगर टीम में नहीं है तो ये तो जाती है उस बच्चे। समीर टीम में नहीं है, फिर आप अब्दुल्ला फजल को यहाँ पे रन दे सकते थे, अजान उवैस हैं, हुरैरा हैं, यू कैन नेम इट। मैं नाम गिना दूंगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा कि इतने नाम है डोमेस्टिक के अंदर, और हमारे जो सिलेक्टर्स हैं उनको वो नाम ही नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे चले, अगर आप गाजी गौरी को खिला रहे हैं तो यहाँ पे साद बेग भी हो सकता था, यहाँ पे रोहिल नजीर भी हो सकता था। इतना ज्यादा मतलब इनजस्टिस जो है वो साद बेग के साथ, रोहिल नजीर के साथ क्यों हो रहा है, यकीनी तौर पे ये बहुत बड़े सवालिया निशान है, और यही वजह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो पीछे जा रही है। अजहर भाई, अभी भी लोग ये बात कर रहे हैं कि इस स्क्वाड में बाबर आजम को होना चाहिए था। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं देखें, ये एशियन गेम जो है ना, ये वो उस किस्म का कोई लेवल नहीं है जिस पर आप बाबर आजम को भी ले लें और सलमान अली आगा भी आ जाए, ये तमाम। अब अगर ये सारे खिलाड़ी अगर वापस आ जाएंगे और ये पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर जो है ये आ जाएंगे, हाँ ठीक है, साइम अयूब को आपने रखा, इट्स अ गुड साइन कि साइम अयूब जो है ना अब वो दोबारा अपने आप को रीवैम्प करेगा और रीशेड्यूल करने के बाद वो देखेगा कि उसकी बैटिंग में जो निखार है वो किस तरह आ रहा है। तो ये चीजें जो है ना ये ठीक है, मगर बाबर आजम वगैरह जो है ना, दे आर नॉट पार्ट ऑफ। लेकिन सर आप साइम अयूब की बात कर रहे हैं, जो पीएसएल इस तरह साइम का गया, ख्वाजा नाफे ने क्या बुराई की थी, फिर ख्वाजा नाफे भी टीम का हिस्सा हो सकते थे। फिर केआरएल का बैट्समैन है अब्दुल फसी, 2-3 साल पहले उसको बेस्ट एमर्जिंग प्लेयर मिला, वो आज गायब है, लाइमलाइट से बिल्कुल आउट है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन है, ये समझ एक मौमा है, समझने का ना समझाने का। इस वक्त लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अजहर खान साहब से बात करेंगे कोचों से इजलास के वाले से, जहां पे बड़े फैसले होने की उम्मीद मुतवक्के है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अजहर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त मुझे ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ लाहौर राना कामरान सफदर साहब ने, और उनसे हम अपडेट लेंगे उस इजलास के हवाले से जो कल होने जा रहा है, और बड़े फैसले वहां पे होने की उम्मीद मुतवक्के है। अपडेट कीजिएगा राना कामरान सफदर साहब। जी बिल्कुल, पीसीबी का इजलास जो है वो जुम्मा और हफ्ता को मुतवक्का, और जो अहम फैसले थे वो आलमोस्ट उन पर थोड़ी सी तब्दीली आई है। और यह है कि अब जो वक्ती तौर पर जो एक ख़तरा था, बड़े बड़े जो हमारे अहम ओहदों पे फायज लोग हैं उन पर, वो एक दफ़ा तो वो ख़तरे की तलवार जो है वो मेरा ख्याल है वो जो लटक रही थी वो फारग हो गई है। सरफराज अहमद ने पीसीबी का एतमाद बहाल करने में कामयाब हो गए हैं, उनको दोबारा एक मौका दिया गया है। अब वो दोबारा जो पीसीबी जो अहम फैसले करेगा वो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के दौरे के बाद करेगा। लेकिन शान मसूद को भी एक एडवांटेज मिल गया कि चूँकि शान मसूद जो उनका काउंटी का बड़ा तजर्बा है इंग्लैंड में, और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है ये इंग्लैंड का दौरा करने जा रही है, तो ये भी उनको एडवांटेज मिल गया क्योंकि जो शान मसूद हैं ये जो दौरा इंग्लैंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा होंगे। चूँकि लेकिन दूसरी तरफ जब उनकी परफॉर्मेंस की बात की जाती है तो चूँकि पाकिस्तान अभी तक जो शान मसूद की कप्तानी में तकरीबन 16 टेस्ट क्रिकेट जो है वो मैच खेले हैं, और 16 टेस्ट में से 12 टेस्ट जो है वो पाकिस्तान टीम जो है वो हारी है। और ख़ासकर जो बांग्लादेश के खिलाफ जो हालिया सीरीज़ में जो नाकामी है, ये बहुत बड़ा एक इसको बड़ा ड्रॉबैक है ये उनकी कप्तानी में। लेकिन उनको एक एडवांटेज हासिल है कि वो काउंटी में उनको काफ़ी वसी तजर्बा है, इंग्लैंड की पिचेस का उनको काफ़ी तजर्बा है, तो ये भी उनको एडवांटेज मिल रहा है। अब जो तब्दीलियाँ हैं ये तवक्को की जा रही है कि अब हतमी जो इसमें तब्दीली की जाएगी, जो अहम फैसले होने थे वो अब होंगे तकरीबन ये इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के दौरे के बाद जब टीम वापस आएगी। तो अब ये एक बहुत बड़ा मौका भी मिल गया तमाम प्लेयर्स को, तमाम
ऑफिशियल्स को कि वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एतमाद जो है वो बहाल कर सकते हैं। जो चीफ सेलेक्टर हैं, जो कोच हैं सरफराज, वो टीम के साथ ही रहेंगे और बाकी जो लोग हैं, उसके अलावा जो नए लड़के हैं उनको आजमाने की बात जो है वो की जा रही है। जिन लोगों ने PSL में परफॉर्म किया है वो भी लोग जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा होंगे और इस दौरे में उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको भी देखा जाएगा, परखा जाएगा और उसके बाद जब टीम वापस आएगी तो फिर ये फैसले जो हैं वो दोबारा इस पर नज़रसानी होगी। यूनुस खान जो है वो उन्होंने माजरत कर ली थी, वो अखलाकी तौर पर तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं, लेकिन ऑफिशली उन्होंने कोई भी ओहदा लेने से फ़िलहाल माजरत की अपनी मसरूफियत की वजह से, जिस वजह से वो भी थोड़ा सा जो है वो पोस्टपोन्ड है। तो जो मजमूई सूरत अगर हम बात करें तो जो जिन चीज़ों की हम बात कर रहे थे, जो मेजर फैसले थे, वो अब जो हैं वो होंगे इस दौरे के बाद। और PCB वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के जो दौरे हैं उसके बाद जब करेगी। उसके अलावा टीम मैनेजमेंट में कोचिंग और इसके अलावा क़यादत के मतलब जो फ़ैसले हैं वो भी आलमोस्ट होने थे, वो भी इस में बाद होंगे। तो अगर हम मजमूई इसका जायज़ा लें तो जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी एक मौका मिल गया, प्लेयर्स को भी मौका मिल गया, कप्तान को भी मौका मिल गया, शान मसूद को भी मौका मिल गया। लेकिन सलमान अली आगा जो है इस वक्त वो थोड़े से फेवरेट दिखाई दे रहे हैं। सलमान अली आगा जो हैं उनको ऑलरेडी उनके पास अच्छी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन टेस्ट स्क्वाड में भी उनके सारी ये ताज सजने की अफवाहें थी कि उन्हीं को जो टेस्ट क्रिकेट की क़यादत भी है वो भी सलमान अली आगा करेंगे। लेकिन फिल वक्त जो है ये देखते हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है ये दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ में अपनी क्या परफॉर्मेंस दिखाती है और उसकी परफॉर्मेंस जो है वही असल इम्तहान है अब तमाम खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का। शुक्रिया राना कामरान सफदर साहब, अपडेट कर रहे थे हमें जा रहा है जिसमें बड़े फैसले होने की उम्मीद है की जा रही है। अजहर भाई, आपने सुना राना कामरान सफदर साहब हमें अपडेट कर रहे थे कल के इजलास के हवाले से, और जो इत्तलात है वो ये है कि सरफराज को शायद रिटेन कर लिया जाए, शान मसूद की कप्तानी शायद चली जाए। आपको लगता है कि शान मसूद को अभी कप्तानी से हटाना दुरुस्त फैसला होगा? देखिए, ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया अली सलमान, मगर अगर आप इन डेप्थ आप इसको एवेल्युएट करें, एनालाइज करें ना, तो देखें कि 16 टेस्ट मैचेस में 12 हारना ये कोई अच्छी कप्तानी नहीं है। और आई थिंक अगर शान मसूद को कप्तानी से हटाया जाता है तो उन्हें कोई उधर भी नहीं होना चाहिए, उनको कोई हाइट भी नहीं होना चाहिए, उनको कोई तकलीफ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप इतने लंबे टेस्ट मैचेस, जब आप इतने ज़्यादा टेस्ट मैचेस आप एज ए कैप्टन खेलते हैं ना, तो फिर आपको कहीं ना कहीं तो अपनी एबिलिटी और अपनी स्किल और अपने टेम्परामेंट और अपनी कन्विक्शन को दिखाना पड़ता है ना। तो वो तो मुझे नज़र नहीं आया कि शान मसूद के पास ये एबिलिटी थी। हाँ, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में काफ़ी इम्प्रेस किया है, मगर आप देखें कि जो हाल ही में बांग्लादेश के साथ जो सीरीज खत्म हुई आपकी टेस्ट मैचेस की, क्या भाई, मेरे एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरा है कि आप टॉस जीतकर हमेशा क्यों अपोजिशन को चांस देते हैं कि वो पहले बैटिंग करे और उसके बाद फिर आप नंबर 4 आपकी जो बैटिंग जब आए तो तब पिच जो है ब्रेसिव हो जाए, ड्राई हो जाए, बॉल नीचे ऊपर रहना शुरू हो जाए। तो जब आप इस तरह के डिसीजन लेंगे और आप फिर इसके बाद दीगरे जब आप 4 टेस्ट मैचेस हार जाएंगे तो इससे तो आपकी कप्तानी का जो है ना वो सारा नजर आ जाता है कि आपने डिसीजन। अच्छा अजहर भाई, एक चीज और भी है कि लोग कह रहे हैं कि शाहिनशाह अफरीदी का टेस्ट कैरियर उस पर फुल स्टॉप लग गया है। नसीम के लिए कहा जा रहा है कि उनको डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, उनके वर्क एथिक्स से जो है वो PCB के लोग जो है वो मुतमईन नहीं है। आपको लगता है कि शाहिनशाह अफरीदी के कैरियर पर लग गया फुल स्टॉप और नसीम को डोमेस्टिक खेलने का जो मशवरा है वो बिल्कुल सही है? नो, नॉट एट ऑल। मैं ये समझता हूँ कि देखें, आपने वेस्ट इंडीज जाना है, फिर उसके बाद इंग्लैंड में भी आपने जाके टेस्ट मैचेस खेलने हैं, तो जो कंडीशंस है ना भाई, अभी हाल ही में हमने ये देखा है कि आपने जब ड्रॉप किया उस पिच पर जिस पर थोड़ा सा घास नजर आ रहा था, भाई अगर आपने टॉस जीता है और आपने टॉस जीतकर अगर आपने अपोजिशन को बैटिंग दी है तो फिर ऐसी पिच पर जहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर है या घास है तो उसमें तो आप अपना बेस्ट पॉसिबल बॉलर जो है उसको खिलाते हैं ना। तो शहनशाह अफरीदी को अगर आप ड्रॉप करते हैं और उसे वेस्ट इंडीज में और इंग्लैंड में भी नहीं खिलाते तो इसका मतलब है कि डू यू हैव दैट मच ऑफ रिसोर्सेज इन योर किटी कि जो कि इसको रिप्लेस कर सके शहनशाह अफरीदी को।
आई डोंट थिंक सो। उन्हें जरूर पाकिस्तान टीम में रहना चाहिए, खेलना चाहिए, इंग्लैंड का भी टूर करना चाहिए। एंड ही इज एन एब्सोल्युटली अ जेम ऑफ अ बॉलर और वो परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा वक्त लगता है कि कोई नीचे ऊपर इंसान की फॉर्म हो जाती है, बट आई थिंक ये जो शहनशाह पीबीए इज गुड एनफ टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम। अच्छा, नौमान अली के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि नौमान अली को भी अब प्लान का हिस्सा नहीं रखा जा रहा और साजिद खान और अबरार अहमद फर्स्ट चॉइस पेयर होंगे पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट में। देखिए, टेस्ट मैचेस में आप अगर इब्रार को खिलाते हैं तो इब्रार नीड्स टू इम्प्रूव सम स्किल इन हिज बॉलिंग। अगर आपके 6-7 ओवरों के बाद आपको विकेट नहीं मिलती तो उसमें वनडे और T20 में तो ये चल जाएगा, मगर टेस्ट मैचेस में आपको ना एक डिफरेंट पॉस्चर, एक डिफरेंट मेंटालिटी के साथ बॉलिंग करनी पड़ती है। तो इब्रार अहमद और अगर सिर्फ ये आपका दूसरा बॉलर स्पिनर साजिद खान अगर वो टीम में आते हैं और सिर्फ आप एज ए स्पिनर उन पर बैंक करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि दे आर गोइंग टू बी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन विनिंग द टेस्ट मैचेस विद पाकिस्तान। ठीक है, यूनुस की बात हो रही है कि यूनुस हेड कोच भी आ सकते हैं, हालांकि यूनुस ने खुद भी क्लियर किया अभी तक कोई उसमें सदाकत नहीं है इन बातों में। हफीज़ के बारे में कहा जा रहा है वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी आ सकते हैं, बाबर को भी हो सकता है कोई जिम्मेदारी मिल जाए। यूनुस और हफीज़ के हवाले से पर्टिकुलर बताइएगा। ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की है और मैं बिल्कुल आपसे सहमत करता हूँ कि ये जब तक इसका कोई जिसे कहते हैं ना कि डिसीजन मेकर्स जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट में ये चीज वो पेश नहीं कर देते अबाउट मोहम्मद हफीज और यूनुस खान, तब तक मैं और आप जो है ना हम वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ना बात कर सकते हैं। और मैं तो बिल्कुल बात नहीं करूंगा क्योंकि यूनुस खान और मोहम्मद हफीज इतने आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर हैं कि उनके बारे में आप ये जिक्र नहीं कर सकते। इसके मुकाबले में अभी आपको बताऊं कि उन्होंने ड्रॉप किसको किया है। आपने पता है कि वो बेन स्टोक को और गाय एटकिंसन को ड्रॉप कर दिया बिकॉज ऑफ मेकिंग द मॉकरी ऑफ इंग्लिश टीम। उन्होंने डिसिप्लिन को कायम रखा और आप देखें अली सलमान, आप क्रिकेट को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, ऐसे डिसीजन जो होते हैं ना वो क्या होता है कि उससे टीम जो है ना उसको ये पता चलता है कि भाई अगर उन्होंने कोई ऐसी हैंकी पैंकी की और उसमें वो सही तरीके से उन्होंने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया तो मे भी कि ये उनका आखिरी टेस्ट मैच हो। ठीक है, लेकिन हमारे तो कह दिया जाता है कि पर्सनल मैटर है प्लेयर का, पीसीबी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, जिसको बचाना है वो पर्सनल मैटर हो जाता है। अच्छा, थोड़ा सा जाते जाते दो क्वेश्चन है मेरे। एक तो ये कि हम मेंस टीम की तो बात करते हैं, ये विमेंस टीम मुसलसल मैचेस हार रही है। अभी हम स्कॉटलैंड से भी वार्म अप मैच हार गए और दावे और बातें हमारी ये हैं कि हम 14 जून को इंडिया को हरा देंगे वर्ल्ड कप में। देखिए, इंडिया के साथ जब भी आप खेलते हैं ना तो एक नेचुरल फिनोमिना आपका ना वो निखर के सामने आता है। एक पैशन होता है, एक कन्विक्शन होती है कि यार नहीं, हमने इंडिया के खिलाफ अच्छा खेलना, जीतना है। हालांकि हम वुमेन क्रिकेट में भी इंडिया से बहुत कम जीते हैं, तो बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर पाकिस्तान को उन कंडीशन में जो कि इंग्लिश की कंडीशन है जहाँ बॉल थोड़ा सा सीम भी करता है, मूव भी करता है और बिकॉज ऑफ वेदर ना डिफरेंट कंडीशंस भी होती हैं, तो पाकिस्तान टीम को जीतने के लिए अपने टॉप जो 4 या 5 बैटर्स हैं उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रन करना पड़ेगा। ठीक है, बाबर का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, बाबर ने कोई खराब परफॉर्मेंस नहीं दी। अली सलमान आपके सामने देखें कि हाँ ये क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि बाबर को शायद इस इजलास के बाद कोई जिम्मेदारी दे दी जाए। नहीं, देखिए, बाबर को ये चीज सोचनी चाहिए कि जिम्मेदारी के बाद क्या उसकी क्रिकेट में और निखार आएगा कि कहीं और नीचे चले जाएगी। अगर खुद आना खासा और नीचे चली गई तो वो तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फिर ठीक है, नुकसान होगा, नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन साथ साथ मोहसिन नकवी साहब एक अरसे से सर्जरी की बात कर रहे हैं। आप जैसे कई फॉर्मर प्लेयर मिले तो आप जैसे जो फिजिशियन थे उन्होंने ओपीडी में जो मशवरे दिए थे, शायद उन मशवरों की बुनियाद पे जो ओपीडी में आप लोगों ने दिए अब सर्जरी करने जा रहे हैं। ये देखिए, अब 1-2 दिन की और बात है, वो सर्जरी जो है वो आपके सामने आ जाएगी। जब पूरी तरह अली सलमान सर्जरी जो है वो खत्म हो जाएगी, जब पेशेंट जो है वो टेबल से उठकर बाहर आ जाएगा। लगता है पीसीबी में, आपको लगता है पीसीबी में जो ट्यूमर हैं वो सर्जरी के जरिए बाहर हो जाएंगे?
मुझे तो इंतजार है कि ये जब सर्जरी होगी तो कौन कौन सी सर्जरी जो वो सक्सेसफुल होगी और कौन सी फेलियर होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच अजहर भाई, हमारे साथ मौजूद थे। और जब जब अजहर भाई होते हैं बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू होती है, क्योंकि हम जैद शख्सियत हैं, ना सिर्फ क्रिकेटर बड़े ज़बरदस्त है बल्कि मुख्तलिफ हैसियतों में बतौर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, बतौर सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर, मुख्तलिफ बतौर मैनेजर, क्रिकेट कमेंटेटर, क्रिकेट एनालिस्ट, भरपूर तरीके से उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो सर्व किया है। हमारा इस हफ्ते का यह आखिरी शो था। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश और काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट मंडे फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को, पूरी प्रोडक्शन टीम और अजहर खान साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।